बायो सेवर्ट का नियम मूलतः कूलॉम के नियम से अफेक्टेड है, प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। कूलॉम का नियम फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को बताता था। कोई भी स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ये हम जानते हैं। कोई स्थिर आवेश है, यहाँ पर एक Q आवेश रखा हुआ है, तो इसके परितः एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र का मान आपने फर्स्ट चैप्टर में ज्ञात किया है। किसी बिंदु या स्थिर आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है, उसका आंसर हमने ज्ञात किया था 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ठीक इसी प्रकार किसी गतिमान आवेश में, गतिमान आवेश नहीं, किसी धारावाही चालक के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? जिस प्रकार से स्थिर आवेश के परितः जो विद्युत क्षेत्र है, इसका मान 1/4πε0 Q/r² कूलॉम ने ज्ञात किया था, उसी प्रकार से धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये बायो सेवर्ट ने ज्ञात किया था। दोनों बात समझ में आई आपको? स्थिर आवेश के परितः विद्युत क्षेत्र होता है और धारावाही चालक के परितः, इसमें करंट है, धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान कूलॉम ने ज्ञात किया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान कूलॉम के नियम से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर बायो सेवर्ट ने ज्ञात किया। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम हमें क्या बताता है? बायो सेवर्ट का नियम हमें धारावाही चालक के परितः कितना चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बताता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो डिस्कस किया है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इतना बार डिस्कस किया है कि इस धारावाही चालक के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई आवेश ऐसे आएगा तो ऐसे मुड़ के घूमने लगेगा, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं कि होता है। कितना होता है उसको हम देखना चाहते हैं, क्योंकि फिजिक्स मेनली क्या है, फिजिक्स में हम हर चीज का मापन करना चाहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र बना, उसका हमने मापन कर लिया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने अभी तक देखा, और वो क्या कर सकता है, किसी आवेश को वृत्तीय गति करवा सकता है, ये भी हमने देखा। लेकिन कितना है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो बायो सेवर्ट ने एक नियम बनाया, इस नियम से इंस्पायर होकर, इस नियम को देख देख कर उन्होंने यहाँ पर एक नियम बनाया कि इस धारावाही चालक के परितः कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो पहले हम इसको स्टडी कर लें, जिससे इंस्पायर होकर बायो सेवर्ट ने नियम बनाया। ये नियम क्या था? Q आवेश, उसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाया। किसने बनाया? आवेश ने, Q ने। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बनाने का काम करता है आवेश Q। तो Q ने अपने परितः विद्युत क्षेत्र बनाया, तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला बना, एक कांस्टेंट, और जिसने विद्युत क्षेत्र बनाया है वो, किसने विद्युत क्षेत्र बनाया था? Q ने। तो यहाँ पहले क्या आया? Q। और उसके बाद जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी, ये आए। तो इसी नियम से इंस्पायर होते इन्हें भी सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना होता होगा, एक कोई कांस्टेंट। अभी हम सोचते हैं कांस्टेंट कौन सा है, एक कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ कांस्टेंट आया वैसे यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा। इसके बाद इस नियम में क्या आया था? जिसने विद्युत क्षेत्र बनाया वो आवेश, तो यहाँ भी कौन आएगा? जिसने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। किसने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, कोई बताएगा? ये किसने बनाया वास्तव में? किसने बनाया? चालक ने, विद्युत धारा, क्योंकि ये करंट यदि हम बंद कर देंगे तो चुंबकीय खत्म हो जाएगा। तो ये करंट उत्तरदायी है, जब तक धारा प्रवाहित होती रहे तब तक उसका क्षेत्र बना रहेगा। तो ये बनाया वास्तव में विद्युत धारा है, तो यहाँ पे आएगा विद्युत धारा।
और मान लो हमें इस पॉइंट पर चेक करना है, तो इसकी दूरी है r, तो आ जाएगा r²। ऐसा होना चाहिए। कूलाम ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र का मान एक कांस्टेंट और जिसने विद्युत क्षेत्र बनाया बटे उस दूरी का स्क्वायर। तो बायोसेवर्ट ने भी सोचा कि ये काम तो यहाँ भी लागू हो सकता है कि जिसने ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया, किसने बनाया? आंसर विद्युत धारा ने बनाया, चालक ने नहीं बनाया। चालक में तो जब तक करंट प्रवाहित होती रहेगी तब तक क्षेत्र बना रहेगा। मतलब किसी चालक को यदि हम हाथ में ले लें, ये कोई चालक है, इसमें करंट नहीं है, तो क्या इसके परिधि क्षेत्र बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब क्षेत्र चालक नहीं बनाता, जब तक इसमें करंट नहीं आएगी तब तक नहीं बनेगा। मतलब ये क्षेत्र कौन बनाता है? ये विद्युत धारा बनाता है। जैसे यहाँ पे आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए विद्युत धारा बनाती है। तो यहाँ पे Q आया था, तो यहाँ पे I आएगा। यहाँ पे r² आया था, मान लो बिंदु यहाँ है, तो ये भी r² आएगा। ठीक है। तो इस नियम से इंस्पायर होकर बायोसेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए नियम बनाने की कोशिश की। और जब इसमें सूत्र में मान लिख के उन्होंने इसको हल किया, तो उनके आंसर कुछ डिफरेंट आ रहे थे। जो सही आंसर था वो नहीं आ पा रहा था, डिफरेंट आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब कूलाम के आंसर आते थे तो हमारे आंसर क्यों नहीं आ रहा है? उसी प्रकार का तो हमने फॉर्मूला बनाया, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं बताया इसमें कहाँ गलती हो रही है। क्या आपको दिख रहा है इसमें गलती है? इन दोनों कंडीशंस में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश था, सब ध्यान से देखो, एक बिंदु आवेश था और यहाँ पे इतना लंबा चालक है। समझ में आया? तो जो नियम बिंदु आवेश पर लागू होता है वो नियम इस पर लागू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसलिए उनके डिफरेंट आंसर आ रहे थे। तो फिर क्या किया जाए? तो बायोसेवर्ट ने भी सोचा कि ऐसे में हमारे आंसर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्र तो यही रहेगा, I/r²। इसमें उन्होंने कुछ करेक्शंस किए, कुछ सुधार किए। सुधार क्या थे? देखो जरा, सबसे पहले तो चूंकि ये बिंदु आवेश के लिए होता है, तो उन्होंने कहा हम भी एक बिंदु आवेश ही लेंगे। एक इतना बड़ा तार ना लेकर हम उसको बिंदु आवेश के शेप का बनाने के लिए हम इस तार का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये छोटा सा हिस्सा, क्योंकि जितनी करंट यहाँ पर है उतनी ही करंट यहाँ भी है, उतनी ही करंट यहाँ है, उतनी ही करंट यहाँ है। तो हम इस पूरे तार को क्यों लें? हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेते। तो ये छोटा सा हिस्सा उन्होंने ले लिया और लगभग इसको हम बिंदु आवेश ही मान सकते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा हिस्सा वो लेते हैं कि वो लगभग बिंदु आवेश के जैसा हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट बिंदु आवेश नहीं हो सकता। ठीक है, लगभग बिंदु आवेश। तो उन्होंने इस तार पर एक बहुत छोटा हिस्सा लिया और उसकी लंबाई को कह दिया dl। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं आपके समझने के लिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, वास्तव में वो लगभग बिंदु जैसा होता है। क्यों लिया? इसको लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कूलाम के नियम को देख के बनाना है और कूलाम ने बिंदु आवेश के लिए प्रयोग किए थे, तो हम यहाँ भी तार का छोटे से छोटा हिस्सा लेना चाहते हैं। इसलिए हमने तार पर एक छोटा सा हिस्सा लिया और जिसकी लंबाई है dl। dl आप सब जानते हो, d हम जहां भी लगा देते हैं वो चीज सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म। ठीक है, तो सूक्ष्म लंबाई वाला हिस्सा मतलब dl। तो ये हो गया अपना सोर्स। तो अब यहाँ पे क्या करेक्शन होगा? I के साथ में क्या और लिखा जाएगा? dl/r²। क्योंकि बिंदु आवेश नहीं है, उसकी जगह पे dl चार्ज है। तो उसका सोर्स क्या हुआ? यहाँ पर सोर्स था Q, तो Q/r² आया था। यहाँ पे सोर्स क्या हुआ? करंट जो कि dl में प्रवाहित हो रही है। पूरे तार से मतलब नहीं है आपको, अब वो करंट जो dl में प्रवाहित हो रही है वो है IDL। तो सोर्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा अब? IDL/r²। तो बायोसेवर्ट के नियम में करेक्शन क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र का मान हुआ K, मतलब कोई एक कांस्टेंट,
IDL अपॉन R स्क्वायर। अब लेकिन एक और प्रॉब्लम आई, ये तार है, तार का छोटा सा हिस्सा है, ये देखो आप, ये इस पेन पे ये ग्रीन मार्क लगा है। समझ लो कि हम इस पूरे तार को नहीं ले रहे हैं, हमें केवल ग्रीन मार्क से मतलब है। दिख रहा है आप ग्रीन मार्क आपको? ये तार पूरा है, हमें इस पूरे तार को ना लेकर इसका इतना सा हिस्सा लेना है क्योंकि हम बिंदु बनाना चाहते हैं। और यहाँ जहां पर ये चौक है, यहाँ पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब हो सकता है कि ये तार ऐसा हो सकता है कि ये तार ऐसा हो सकता है कि ये तार ऐसा हो सकता है तार ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ये तार कैसा भी हो सकता है। मतलब यदि हमें यहाँ P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस P बिंदु से जो आपने छोटा सा हिस्सा लिया है, वो जो एंगल बनाता है, उस एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, ये सीधा होगा तो कुछ और बनाएगा, ऐसे में कुछ और बनाएगा, ऐसे में कुछ और, ऐसे में कुछ और, तो इसका एंगल भी डिपेंड करता। तो हमें इस नियम में एंगल भी लेना पड़ेगा। तो एंगल के लिए हम लेते हैं साइन थीटा। हमने आपको बताया था इसलिए किसी क्वेश्चन में कि साइन थीटा क्यों लिया जाता है, क्योंकि साइन थीटा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, कॉस थीटा उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम अब कंप्लीट हो गया। बायो सेवर्ट के नियम में किन किन बातों को ध्यान रखा गया, फिर से देखते हैं। जैसे कूलॉम के नियम में सोर्स, जिसने ये क्षेत्र बनाया वो सोर्स बटे दूरी का वर्ग, इस पर डिपेंड था। ठीक, इसी प्रकार से इस पूरे तार में जो करंट है, उस करंट ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया, लेकिन इतनी बड़ी करंट हमें नहीं चाहिए। एक बिंदु आवेश का रूप देने के लिए हमने छोटे से भाग में बहने वाली करंट कितनी, IDL, पूरी I नहीं चाहिए आपको, I इंटू DL, ये सोर्स हुआ। अब परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन होता है, खाली स्थान, क्या भरेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत कौन होता है? साइन थीटा IDL स्रोत होता है IDL। इतने पूरे तार में करंट से मतलब नहीं है आपको, एक छोटे से हिस्से में कितनी करंट है, क्योंकि बिंदु आवेश के मतलब एक छोटा सा हिस्सा, तो एक छोटे से हिस्से में जो करंट है वो है सोर्स, तो सोर्स है IDL। जैसे यहाँ पे Q था वैसे यहाँ पे IDL है, अपॉन R स्क्वायर था, तो ये दूरी यदि R है तो ये R स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर कौन सा है, ये Q ना टेढ़ा हो सकता है ना सिर्फ, तो एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु तो बिंदु है, ये नहीं कि बिंदु टेढ़ा हो गया। अच्छा ये बताओ, ये बिंदु टेढ़ा है कि सीधा है, ये वाला बिंदु टेढ़ा है कि सीधा है, ये वाला बिंदु टेढ़ा है कि सीधा है, कुछ नहीं है। बिंदु क्यों सीधा टेढ़ा होता है, बिंदु मतलब बिंदु। टेढ़ा या सीधा कौन होता है, इसमें कुछ ना कुछ लेंथ होती है, वो लंबाई टेढ़ी या सीधी होती है। तो यहाँ तो टेढ़ा होने का या सीधा होने का प्रश्न ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई थीटा वगैरह नहीं आया था। लेकिन ये लंबाई जो है, हो सकता है कि ये लंबाई ऐसी ना होकर किसी प्रश्न में ऐसी मिले आपको, किसी तार में ये लंबाई ऐसी मिले, किसी तार में ये लंबाई ऐसी मिले। तो ये जो एंगल बदल रहा है बार बार, जैसे एक पंखा आपके सामने चल रहा है, आप ठीक पंखे के सामने खड़े हो जाओ तो आपको ज्यादा हवा लगती है, और थोड़े तेज से खड़े हो जाओ यहाँ या फिर यहाँ, तो उसको उसकी हवा जो आपको लग रही है वो चेंज हो जाती है। होता कि नहीं होता? क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि आपका पंखे से एंगल बदल गया। समझ आया? तो जैसे ही एंगल चेंज होता है तो आपको लगने वाली हवा भी चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे ये एंगल चेंज होगा तो इसको मिलने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल भी हमें यहाँ पर इस नियम में ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल कौन सा, थीटा, और थीटा के लिए चुंबकीय क्षेत्र वाला फैक्टर में कौन थीटा यूज होता है, आंसर है साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है? बायो सेवर्ट का नियम है, किसी धारावाही चालक के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है
उसका मान होता है कांस्टेंट आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जो होता है उसका मान है b इज इक्वल के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र का मान एक कांस्टेंट इनटू q अपॉन r स्क्वायर होता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मान भी एक कांस्टेंट इनटू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। ये नियम और ये नियम दोनों सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो था वो खत्म कर दिया हमने। डिफरेंस कौन सा था? तो यहाँ बिंदु आवेश है, यहाँ एक लंबा तार है, इसीलिए तो हमने छोटा हिस्सा लिया। इसको लेने का मतलब क्या है? ताकि वो इसके सिमिलर हो सके, इसके समान हो सके। इस छोटे से हिस्से में जो करंट है I इंटू डी एल वो लिखा अपॉन आर स्क्वायर, और एक और डिफरेंस हो रहा था कि हम एंगल भी लिखना चाहते थे, तो हम एंगल उसमें ऐड कर दिए साइन थीटा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और रह गई, ये कांस्टेंट है 1/4πε0, यहाँ भी ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये k तो हमने थोड़ी देर के लिए 1 से मान लिया था, यहाँ भी ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर से हम जरा इसको रिवाइज करते हैं। इस कांस्टेंट का नाम क्या था, कोई बता सकता है? एप्सिलॉन जी माध्यम की विद्युतशीलता। और हमने आपको बताया था कि विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि यदि यहाँ पर आवेश ने 100 विद्युतीय बल रेखाएं बनाई हैं, 100 विद्युतीय बल रेखाएं, और यहाँ पर बिंदु है तो इसको 20 विद्युतीय बल रेखाएं मिलती हैं। इसके बीच में जो माध्यम है उसने 80 बल रेखाओं को ऑब्जर्व कर लिया, तो 80 क्या होगा? विद्युतशीलता। फिर से विद्युतशीलता इस आवेश ने 100 बल रेखाएं बनाई, यहाँ जो माध्यम है हो सकता है वायु हो सकता है पानी हो, कोई भी माध्यम हो सकता है। इस आवेश ने 100 बल रेखाएं बनाई और इस माध्यम में से वो 100 बल रेखाएं गुजरी और इसको 20 मिली, तो 80 इस माध्यम ने ऑब्जर्व कर ली, तो हम ये बोलते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता 80 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या चाहते थे कि ये 80 ऑब्जर्व करें और कम ऑब्जर्व करें। हम ये चाहते थे कि इसकी पूरी की पूरी बल रेखाएं इसको मिले, मतलब विद्युतशीलता का मान हम ज्यादा चाहते थे कि कम चाहते थे? तो आंसर है कम चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 100 में से 80 खर्च कर दे, उसको 20 दे जाते। हम तो ये चाहते हैं कि 100 बनी है, चलो भैया आप 10 खर्च करके 90 दो सामने वाले को। तो विद्युतशीलता का हमेशा हम मान क्या चाहते थे कि कम से कम हो, इसलिए कांस्टेंट में वो हर में आता था, व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार हर में आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विद्युतशीलता का मान ज्यादा। सबको समझ में आता था उस समय? इसका वजह मान क्यों था, नीचे क्यों था, ऊपर क्यों नहीं था? क्योंकि विद्युतशीलता का मान हम कम रखना चाहते थे। ठीक है, अब देखो इसके परिता भी कोई ना कोई माध्यम होगा। ये माध्यम है, इस सोर्स ने आईडीएल ने इस छोटे से भाग में बहने वाली करंट ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। तो मान लो इसने 100 चुंबकीय क्षेत्र बनाया और इसको 80 मिला और माध्यम ने 20 बल रेखाओं को ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ पर जितनी बल रेखाओं को ऑब्जर्व करता था उसका नाम था विद्युतशीलता, और हम चाहते थे कि ये कम रहे, इसलिए बटे में आया था। यहाँ थोड़ा उल्टा है, ठीक है, चुंबक में उल्टा है। यहाँ पर इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चुंबकशीलता। जैसे विद्युतशीलता वैसे ही चुंबकशीलता, लेकिन इनकी परिभाषाओं में अंतर है। विद्युतशीलता वो था जो माध्यम ऑब्जर्व कर लेता था, वहां पे नहीं जाने देता था, लेकिन चुंबकशीलता वो होती है जो माध्यम अपने में से जाने देता है। समझ आया? जैसे एक आईडीएल ने 100 बल रेखाएं बनाई, 20 उसने ऑब्जर्व कर ली, 80 को उसके पास जाने दिया, तो चुंबकशीलता 20 है कि 80 है? 80 है। 80 है। फिर से
आवेश ने 100 बल रेखाएं बनाई, 20 ऑब्जर्व कर ली, 80 जाने दी, तो विद्युतशीलता 20 है कि 80 है? वेरी गुड। विद्युतशीलता माध्यम के द्वारा ऑब्जर्व की हुई बल रेखाएं होती हैं और चुंबकशीलता इतनी वो अपने में से जाने देता है कि चले जाओ, ठीक है, वो बल रेखाएं होती है। तो विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में याद रखना उल्टा कनेक्शन होता है। ये वो संख्या है जो माध्यम रोक लेता है और ये वो संख्या है जो माध्यम जाने देता है, ठीक है। तो ये बताओ विद्युतशीलता को आप चाहते कैसा हो, कम हो कि ज्यादा हो? कम। कम। और चुंबकशीलता को ज्यादा हो सर। तो एप्सिलॉन 0 बटे में आया था, लेकिन चुंबकशीलता अंश में आएगी, ऊपर आएगी। तो चुंबकशीलता को ऊपर हम म्यू 0 से व्यक्त करते हैं। जैसे इसको एप्सिलॉन 0 से व्यक्त किया था, 4 पाई के साथ नीचे बटे में आया था, यहाँ म्यू 0 4 पाई के ऊपर मतलब अंश में आएगा। ये समझ में आया? एप्सिलॉन 0 बटे में आया था, हमेशा 4 पाई तो बटे में ही रहेगा, 4 पाई हमेशा बटे में रहेगा। एप्सिलॉन 0 भी हम कम करना चाहते थे इसलिए बटे में आया, लेकिन म्यू 0 हम ज्यादा चाहते हैं तो वो अंश में आया। अब पूरा नियम बन गया बायो सेवर्ट का कि किसी धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, म्यू 0/4 पाई। और म्यू 0 क्या है? म्यू 0 उस माध्यम की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता क्या होती है? चुंबकशीलता का मतलब होता है जितनी बल रेखाओं को अपने अंदर से वो गुजरने देता है, जाने देता है। विद्युतशीलता का मतलब क्या था? जितनी बल रेखाओं को वो नहीं जाने देता है, मतलब ऑब्जर्व कर लेता है। उसका हम मान कम चाहते थे, इसका हम मान ज्यादा चाहते हैं। तो म्यू 0/4 पाई आई डी एल, ये आई और डी एल को अलग अलग मत पढ़ना, आई अलग है डी एल अलग है। आई डी एल है, आई डी एल का मतलब है इस छोटे से हिस्से में बहने वाली करंट। तो सोर्स मतलब आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, और जिस एंगल पर वो आईडीएल है वो साइन थीटा। ये है पूरा बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम हमें क्या बताता है? आंसर, बायो सेवर्ट का नियम हमें किसी धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है, और वो मान किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो वो मान आई पे डिपेंड करता है, करंट पर, छोटे से हिस्से को आपने लिया है उस पर डिपेंड करता है, जितने एंगल पर वो छोटा सा हिस्सा है उस पर डिपेंड करता है, और दूरी के वर्ग पे भी डिपेंड करता है, उल्टा डिपेंड करता है, ठीक है। यदि हम बायो सेवर्ट के नियम को स्टेप बाय स्टेप लिखें तो कैसा लिखेंगे? देखो, किसी धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र B उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। जो हमने छोटा सा हिस्सा लिया है उसके समानुपाती होता है, जिस एंगल पर वो छोटा सा हिस्सा है उसके समानुपाती होता है, और छोटे से हिस्से की बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ठीक है। अब चूंकि हमने छोटा सा हिस्सा लिया है इसलिए हम इसको बिना लिखकर डी भी लिखेंगे, क्योंकि छोटे से हिस्से की तीव्रता भी कैसी होगी? छोटी सी होगी। यदि हमने पूरा तार लिया होता तो हम क्या अक्षर यूज करते? पूरा बी, ठीक है। हम छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं तो छोटे से हिस्से की चारों तरफ तीव्रता भी कैसी होगी? छोटी सी होगी। तो बी ना लिखकर हमने उसको भी डी भी लिख दिया। अब सुनो एक बात ध्यान से कि हम परीक्षा में इसको किस प्रकार लिखें, किस प्रकार जमाएंगे। सुनो केवल ध्यान से, फिर लिखना बाद में। हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले हमने आपको बताया था कोई भी नियम परीक्षा में लिखने को आता है पहले लिखो कि वो क्यों दिया गया। तो हम शुरू यहां से करेंगे, किसी धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया, ठीक है। इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आई है, ये छोटा सा हिस्सा डीएल है, ये कोण थीटा है और ये दूरी आर है, यहाँ बिंदु पी। फिर हम लिखेंगे किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, यदि उस तार पर डीएल लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम एक नाम दे दें अल्पांश, अल्प अंश, तार का छोटा सा हिस्सा
मतलब अल्पांश। तो फिर से माना किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, उस पर dl लंबाई का एक अल्पांश लिया जाए तो चुंबकीय तीव्रता नंबर 1 प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, नंबर 3 अल्पांश के कोण के समानुपाती होती है, नंबर 4 अल्पांश और बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे हमने कूलम का नियम जब आया था, F समानुपाती Q1 F समानुपाती Q2 F समानुपाती R स्क्वायर, ऐसे हमने इसको जमा लिया खंड बाई खंड बना के। लेकिन बना कैसे था, हमने आपको बताया सोर्स बटे R स्क्वायर इनटू एंगल, ऐसे बना था। ठीक है, तो फिर से सुनो, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई है, यदि उस तार पर एक अल्पांश लिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, नंबर 3 अल्पांश की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, और नंबर 4 अल्पांश के कोण के समानुपाती होती है। इन चारों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड ये क्या बन जाएगा, dB समानुपाती IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में, ये कांस्टेंट क्या आएगा और क्यों आएगा। ये कांस्टेंट μ0, इसको माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता पर इसमें कहते हैं परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी मतलब कितने को अपने अंदर से वो जाने दे रहा है, जाने दे रहा है, परमिट कर रहा है, परमीएबल करता है। ठीक है, तो हम उसके इंग्लिश वर्ड से मतलब नहीं है। चुंबकशीलता का मतलब होता है कितनी बल रेखाओं को वो जाने देगा, तो वो तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए इसलिए ऊपर आया। विद्युतशीलता का मतलब क्या था, कितनी बल रेखाओं को वो रोक लेता है, तो रोकने वाला काम तो कम होना चाहिए, तो यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ 1 बचा और नीचे आ गया एप्सिलॉन 0, तो μ0.4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब इसको हम नोट कर लेते हैं, लिखो